नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के शोरगुल में लोग ये भूल गए कि देश के 17 राज्यों के 51 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए थे। इन उपचुनाव के नतीजों से भी कुछ राज्यों की राजनीतिक हलचल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और कुछ का नहीं लगाया जा सकता है। जहां बिहार के नतीजों को लेकर लोग नीतीश कुमार, भाजपा, तेजस्वी, तीसरे मोर्चे, एनडीए के भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, वहीं ओवैसी की पार्टी की जीत के बाद मुस्लिम राजनीति में बदलाव की भी बातें जोरों शोर से जारी हैं। वहीं गुजरात के नतीजों में भी समीक्षकों को आश्चर्य में डाला हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम बिहार की बात करें और इन नतीजों से जनित राजनीति पर चर्चा करें, एक नज़र देखते हैं कि इन चुनाव में मतदाताओं का रुझान किस तरफ रहा। क्या उनके सामने कोई राष्ट्रीय मुद्दे थे या स्थानीय मुद्दों पर ही उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 17 राज्यों के 51 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में एक दो राज्यों को छोड़कर कहीं भी कोई बड़ा आश्चर्य या सरप्राइज देखने को नहीं मिला। अरुणाचल प्रदेश में बाजी निर्दलीय ने मारी। यहाँ निर्दलीय का मुकाबला निर्दलीय से था, इसलिए यहाँ किसी तरह का कोई मतलब निकालना बेमतलब है। दूसरा राज्य असम था, जहाँ 4 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए और यहाँ भाजपा ने किसी को भी सरप्राइज होने का मौका नहीं दिया। 4 में से 3 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि वो यहाँ सुरक्षित पिच पर बैटिंग कर रही है। चौथी सीट बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के खाते में गई। यदि इस चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सभी सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन हर सीट पर जीतने वाले उम्मीदवार का वोट प्रतिशत 50% से अधिक था। यानी कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी नीचे था जीतने वाले उम्मीदवार के मुकाबले में। जाहिर है अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि अपने खिसकते हुए जनाधार को रोकने के लिए वो तत्काल कोई उपाय सोचे, नहीं तो उसके लिए काफी देर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कोई सरप्राइज देखने को नहीं मिला। दोनों राज्यों में एक एक सीट पर चुनाव हुए थे और सत्ताधारी कांग्रेस ने बड़ी आसानी से वहां पे जीत हासिल कर ली। मेघालय में, पौंडीचेरी में, उड़ीसा में, तेलंगाना में भी नतीजे सामान्य रहे और सत्ताधारी दलों को आसानी से जीत हासिल हो गई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 में से 3 सीटें जीतकर यह बता दिया कि अभी भी राज्य पर उनकी पकड़ मजबूत है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह कहा जाने लगा है कि कांग्रेस को गांधी परिवार के बिना भी संभाला जा सकता है और यह मिथ्य अब टूट रहा है। जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चुनाव अभियान के दौरान उदासीनता दिखाई, उसके बाद भी पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया। इसकी वजह से स्थानीय नेताओं का कद बढ़ा हुआ है। वैसे नेताओं में अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं। एक और बात यह हुई है कि कांग्रेस के भीतर जो पुराने नेता हैं वो भी इन चुनावी नतीजों को देखकर काफी खुश हैं, क्योंकि यदि कांग्रेस का प्रदर्शन इन चुनावों में वैसे ही होता जैसा कि सबको उम्मीद थी तो एक बार फिर युवा की रट के आगे उन्हें खुद को बेबस महसूस करना पड़ता। तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। आपसी कलह और उठापटक से जूझ रही AIADMK ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें DMK के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इसी वर्ष हुए आम चुनाव में पार्टी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर एक तरह से पूरे राज्य पर क्लीन स्वीप कर दिया था। AIADMK ने इन दोनों सीटों पर बड़ी आसानी से जीत दर्ज की है और कांग्रेस और DMK के गठबंधन को बड़ी आसानी से मात दे दी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी मजबूती से अपना किला संभाले रखा हुआ है। राज्य के 11 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगी अपना दल के साथ मिलकर 8 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं और बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है। आपको याद होगा कि 2014 लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद लगभग इसी समय हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा था। राज्य की 11 में से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 3 पर भाजपा को संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार नतीजे ठीक उसके उलट हैं। पिछली बार भाजपा को 3 सीटें मिली थीं और समाजवादी पार्टी को 8 मिली थीं। इस बार समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं और भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल
को 8 सीटें मिली हैं। इस तरह के नतीजे से भी कुछ लोग कई माने निकाल रहे हैं और निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मजबूती के साथ अपना किला संभाले हुए हैं और ये चुनावी नतीजे उनके लिए एक शॉट इन आर्म्स की तरह से हैं। गुजरात में 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं, इनमें 3 पर भाजपा को जीत मिली है और 3 पर कांग्रेस ने फतह हासिल किया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये हुई है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए अल्पेश ठाकोर और धवल सिंह जाला कांग्रेसी उम्मीदवारों के हाथों हार गए हैं। लोकसभा में भाजपा के क्लीन स्वीप के बाद कांग्रेस के लिए ये नतीजे रेगिस्तान में ठंडी हवा के झोंके की तरह हैं। लेकिन 2-3 सीटों पर पूरे राज्य के मूड का आकलन नहीं किया जा सकता है। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ 5 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इस उपचुनाव के नतीजों से भी कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। यहाँ 5 में से 4 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उम्मीदवार थे, जिनमें से एक को छोड़कर सभी हार गए। हालांकि समस्तीपुर लोकसभा सीट पर भाजपा का एक और सहयोगी दल एलजेपी का उम्मीदवार आसानी से जीत गया। आरजेडी ने 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि निर्दलीय ने 1 पर जीत हासिल की और 1 सीट पर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीत दर्ज की। ये तो रही चुनाव के नतीजे जो सबके सामने हैं, लेकिन इन चुनाव से बिहार की राजनीति के ऊपर काफ़ी बहस का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार के ऊपर कहा जा रहा है कि काफ़ी दबाव है। तेजस्वी के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी एक नेता के रूप में उभर रहे हैं। आरजेडी को जो एकदम से ये कह दिया गया था कि आरजेडी एकदम ख़त्म हो गई है, आरजेडी ने भी एक तरह से अपने वापसी की है और 2 सीटों पर जीत दर्ज करके ये बताया है कि उसका अभी भी अस्तित्व है राज्य में, उसके जो कैडर हैं अभी भी उसके पीछे हैं। MIM के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि MIM ने एक तरह से एक संदेश दे दिया है आरजेडी को कि अब वो माई समीकरण, जो MY समीकरण की बात की जाती थी, मुस्लिम यादव समीकरण की बात की जाती थी, अब उसमें भी बट्टा लग सकता है, ख़ास तौर पर सीमांचल के क्षेत्र में, जहां मुस्लिम आबादी का कंसंट्रेशन है, जहां कई सीटों पर ऐसे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज़्यादा है। वहां आरजेडी एक मजबूत स्थिति में हमेशा से रही है, वहां उसको हो सकता है कि इसका नुकसान हो। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार के बारे में पहले भी कहा जा रहा था कि भाजपा के अंदर वो काफ़ी असहज दिख रहे थे। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उनके ऊपर हमले की तीर बरसा रहे थे, लेकिन बाद में अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले अमित शाह ने अपने टेलीविज़न के जरिए के इंटरव्यू के ज़रिए उन्होंने ये बता दिया कि नीतीश कुमार ही NDA के नेता रहेंगे 2020 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इन चुनाव के नतीजे के आने के बाद जब नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरह से हारी है, उसको देखते हुए कई भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता जो MLC हैं, MLA हैं, उन लोगों ने नीतीश के ऊपर तंज के तीर चलाने शुरू किए हैं और कहा है कि उनमें से एक नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये खींचातानी NDA के अंदर अभी जारी है। नीतीश कुमार भी अपने कद का अंदाज़ा लगा रहे हैं। NDA भाजपा भी अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा रही है कि वो राज्य में कैसे 2020 के अंदर अपना जो दांव है उसको खेले। लेकिन एक बात यह तय है कि दोनों, न बीजेपी और न ही जदयू, ये नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से 2020 में एक दूसरे से अलग हों। अभी जो ये दोनों के बीच में जो संघर्ष जो चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि सीटों का बंटवारा जो हो वो कैसे हो। तो इसमें भी यही लगता है कि नीतीश कुमार की अभी जो हालत हुई है, इसमें छोटा भाई और बड़ा भाई का जो एक डिस्कोर्स जो है, जो NDA के अंदर महाराष्ट्र में भी चला, वो बिहार में भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि बराबरी कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में दोनों ने बराबर उम्मीदवारों पे सहमति जताई थी, विधानसभा में भी वैसे ही होगा। और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये अमित शाह ने ये अपने प्रेस वार्ता में ये बता दिया है कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो जाहिर है कि नीतीश कुमार का पलड़ा जो है इसके ऊपर भारी रहेगा। दूसरी तरफ
जो अपोजिशन है, अपोजिशन में तेजस्वी यादव के ऊपर अब ये है कि कांग्रेस ये जो नीतीश कुमार के ऊपर वह डोरे डालने की कोशिश कर रही थी, शायद अब फिर से उसे आरजेडी की तरफ आना पड़े और एक तीसरे मोर्चे का की भी बात जो चल रही थी उसमें भी शायद कुछ अभी हलचल पैदा हो। लेकिन फिलहाल ये है कि नीतीश कुमार अभी डाउन हैं, तेजस्वी ने उनके ऊपर अपने हमले तेज कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके हमले तेज किए हैं। लेकिन आने वाली कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ दिलचस्प चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।